जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे ईवीएस को, देखेंगे सबसे पहले सीडीपी को देखेंगे, उसके बाद साथियों ईवीएस को, फिर हिंदी को, फिर मैथ को, यानी कि हर एक चीज को साथियों देखेंगे। पूरा पेपर एक तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये पूरा पेपर साथियों इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि अगर इस पूरे पेपर को, एकमात्र इस पेपर को देख लेते हैं साथियों, तो एग्जाम के लिए ये पेपर आपके लिए काफी होगा। एग्जाम को क्रैक करने के लिए पेपर काफी होगा। आप सभी को पता है कि 150 में से 90 क्वेश्चंस आपको ठीक करना है लगभग, तो कुल मिला के इस पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो लगभग आपका 90 स्कोर तक साथियों बहुत आराम से पहुंच जाएगा। तो इसमें साथियों सभी किताबों का एक तरीके से निचोड़ प्रस्तुत किया जा रहा है आप सभी के सामने। इन क्वेश्चंस को देखिएगा और कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हो पा रहे हैं ये साथियों एक बार जरूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, इसको प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। तो साथियों 7 जुलाई को आपका एग्जाम है, 7 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम है, उसके लिए ये आपकी क्लास हो रही है। बहुत शानदार क्लास है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और यहां पर कैसे क्वेश्चंस को देखना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, कैसे सही उत्तर तक आपको साथियों पहुंचना है, यह भी बताया जाएगा। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। क्या प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चे सीखते हैं? तो बिल्कुल नहीं। कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि कॉम्पिटिटिव या प्रतिद्वंदी या प्रतियोगिता के द्वारा बच्चे सीखते हैं तो उसको कट कर देना। साथियों के साथ बातचीत करके या पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन से। तो मैं कहूंगा साथियों नहीं होगा, बल्कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वो साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। उसके बाद देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों की बात की गई है साथियों यहां पर कि निष्क्रिय नकलची के रूप में सीखते, तो बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में सीखेंगे। कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से साथियों लगे हुए हैं, ब्लैकबोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए को अग्रसर है या केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण साथियों यहां पर अगर बात करें, ये उदाहरण जो है ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन साथियों ऐसा आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों इस टाइप के क्वेश्चन का राइट आंसर जेंडर पक्षपात ही होता है। चलिए, उसके बाद देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है बताइए। तो लचीला शिक्षा शास्त्र या अगम्य इमारत या अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम। कभी भी ऑप्शन में अगर आपको मानकीकृत पाठ्यक्रम देखने को मिल जाए तो उसको कट कर देना है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो साथियों बिना समझे नकल करना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नकल करना ही गलत है, ठीक है ना। करके सीखना, बिल्कुल साथियों करके सीखा जाता है। बच्चे को जोर दिया जाता है सीखने पर कि पहले वो करे और फिर सीखे। यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण बेहतर है कौन सा? तो करके सीखना। निष्क्रिय रूप से सुनना गलत हो जाएगा। रटकर या तो कराना ही नहीं है। बिल्कुल परिभाषाओं पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। कॉम्पिटिटिव पर बिल्कुल भी नहीं जोर देना है कि एक इंसान को पछाड़ दो, अपने दोस्त को पछाड़ दो, आप आगे निकल जाओ। और कभी रटंत पद्धति पर जोर नहीं देना। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो साथियों उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, नहीं। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, तो नहीं। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं। उन्हें उचित संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहिए। ये आपका साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, ये क्वेश्चन भी हर बार आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो ये तो बहुभाषावास की साथियों सिफारिश करती है। राइट आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। अब ध्यान रखिए साथियों, यहां पर नहीं शब्द आया है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर हो सकता है। साथियों यहां पर सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके लिए लिए गए हैं जो पिछली बार को
देखते हुए आपके एग्जाम में अब 7 जुलाई 2024 को आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखना है, क्योंकि पेपर आपका साथियों जो फंसेगा ना, वो ये समझ लीजिए इसी क्लास से आपका पेपर फंसेगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक साथियों आपको इस क्लास को देखना है। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देती हैं, तो आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या के अनुकूलन, ये तो साथियों सकारात्मक योगदान देती है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी साथियों एक तरीके से सकारात्मक योगदान देती है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये भी एक तरीके से है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, ये साथियों सकारात्मक योगदान नहीं देती है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो परीक्षा केंद्रित कठोर रणनीतियां तो होना ही नहीं चाहिए साथियों, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तो अभी मैंने आपको बताया था प्रतिस्पर्धा पर बल बिल्कुल नहीं देना है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना है, बिल्कुल साथियों बहुत सारे मौके देना चाहिए बच्चे को। विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि एकेडमिक अंकों के आधार पर उनको अलग करो, ठीक है, उनको नामांकित करो, तो वो गलत ही होता है। तो कुल मिला के आपका सही जवाब अगर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि एक समावेशी कक्षा में क्या किस पर जोर दिया जाना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर नहीं, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर नहीं, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर। भाई सामाजिक पहचान के आधार पर कैसे आप बच्चों को अलग अलग कर सकते हो? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल एक समावेशी शिक्षा में इस पर ही जोर दिया जाना चाहिए और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो जब के बाद आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। साथियों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं साथियों सीटेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं साथियों, ये समझ लीजिए 120 क्वेश्चन अगर आपको सही करना है 150 में से, तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको समय बहुत कम मिल पाता है, वो लोग सीटेट की तैयारी मान लीजिए नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे साथियों 150 क्वेश्चंस के, जिनको अगर आप देख लेते एग्जाम से पहले ये आपका पहला मॉडल पेपर है साथियों, जिनको देख लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 120 से कम आपका स्कोर नहीं आएगा, बल्कि हुआ तो इससे ज्यादा ही आएगा। चलिए तो खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो सीखने में कठिनाई कैसे होगी? विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, नहीं साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करें सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है ना, तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, इसलिए सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। अधिगम सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है बताइए? तो उच्च उत्तेजना, उच्च भय। देखिए भय का तो यहां पर सवाल ही पैदा नहीं होता, भय जहां पर हो वहां पर कट कर दो कि बच्चे को भय हो रहा है साथियों, वो तो गलत ही होगा। संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, बिल्कुल साथियों ठीक है। संतुलित मतलब उत्तेजना तो एक्साइटमेंट हो, लेकिन वो संतुलित उत्तेजना हो और कोई भय ना हो। तो कुल मिला के सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, या यंत्रवत याद कराना तो है नहीं, ये कट हो जाएगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और उनका वर्गीकरण करना है, तो कभी भी एकेडमिक अंकों के आधार पर उनको नामांकित या उनको वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, या योग्यता के आधार पर भी कभी उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा, तो यह भी आपका कट हो जाएगा। यानी कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना ही क्या है साथियों, यह छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की एक विशेषता है। उसके बाद देखिए बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, मतलब यहां पर लिखा हुआ ध्यान दीजिए कि भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, ठीक है, और दंड देना।
बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा ये, या अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करेगा। देखिए एक चीज होती है कि बच्चे ने मान लीजिए कोई टेस्ट दिया, उसको एक बार पुरस्कार कर दिया गया, फिर दूसरी बार टेस्ट दिया उसको फिर पुरस्कार, मतलब हर टेस्ट पर उसको पुरस्कार किया जाना भी एक तरीके से गलत होगा, ठीक है ना। तो अगर आप हर बार में हर अच्छे काम में उसको पुरस्कृत करेंगे तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए कुल मिला के राइट आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो कैसे साथियों सहज कर सकते हैं बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, तो मैंने आपको बताया था जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है बच्चों में वो नहीं होना चाहिए। बार बार यंत्रवत अभ्यास करके तो साथियों बच्चे को समझ कर पढ़ाना है, बच्चे को बहुत ज्यादा यांत्रिक अभ्यास नहीं कराना है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल साथियों उनको अन्वेषण करने के लिए कहना, वो खुद खोज करें और खुद उसको समझे या उनको हम समझाएं और वो साथियों खुद अच्छे एक तरीके से उनको बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराएं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्याख्यान देना ये तो गलत है, बच्चों को कभी बहुत ज्यादा व्याख्यान तरीके से नहीं समझाना है आपको। उसके बाद देखिए कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देना। देखिए सिर्फ प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना सही नहीं है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके तो ये भी सही नहीं है। दंड तो देना ही नहीं है बच्चे को, जहां दंड वाला शब्द आ जाए तो ऑप्शन कट कर दो। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके या प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देगा। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया कि हर काम के लिए हर काम करे बच्चा उसको पुरस्कार देना सही नहीं होता है। हाँ अगर उसने कुछ काम किया, अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कृत कर दिया, वो अलग बात है। तो ये भी आपका कुल मिला के गलत हो जाएगा, यानी कि सही आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, शारीरिक दंड थोड़ी ना सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगे। हाँ सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण जो है ना साथियों, ये अधिगम को बढ़ावा देगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी एक तरीके से बढ़ावा देगा साथियों। उसके अलावा अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन क्या बढ़ावा देना, तो मैं कहूंगा नहीं, यानी कि बी और सी वाले आपके बिल्कुल सही है। और ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए एक होता है द्वितीयक सामाजिकरण, ठीक है ना। अगर परिवार आपसे पूछा जाए तो जो परिवार होता है, जो पड़ोस होते हैं, वो प्राथमिक सामाजिकरण के उदाहरण होते हैं। तो प्राथमिक सामाजिकरण के उदाहरण तो आपसे पूछे नहीं गए हैं, आपसे द्वितीयक सामाजिकरण के उदाहरण पूछे गए हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों, जो आपका विद्यालय है, जो आपका मीडिया है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। यानी कि सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है, तो वो उसका प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद बच्चा किससे सीखेगा, विद्यालय से सीखेगा, मीडिया से सीखेगा, तो वो उसका द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक बुद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था और मध्य बाल अवस्था में क्या शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है, या मध्य बाल अवस्था किशोर अवस्था में, या किशोर अवस्था एवं वयस्कता में, या शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल अवस्था में। तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करते हैं यहां पर कि किस अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है, तो साथियों शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी गति से होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है साथियों। तो ये जेंडर पक्षपात का एक तरीके से उदाहरण है। सही जवाब आपका 4 के साथ जाएगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है,
है तो साथियों वो प्रारंभिक जो बाल अवस्था है ना, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको पाड़ कहा जाता है, इसको ढांचा कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। मूल्यांकन की जब हम साथियों बात करते हैं, यानी कि मूल्यांकन क्या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए? तो नहीं। केवल क्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए? तो नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए? बिल्कुल साथियों, मूल्यांकन सिर्फ एक भाग होना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। उसके बाद देखिए कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, अब आपको बताने साथियों, तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है, तब वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं या निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित हो जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन, बिल्कुल सही, जो गलतियां हैं वो महत्वहीन नहीं है साथियों, ठीक है ना, यानी कि इनका बहुत महत्व है एक तरीके से बात करें, क्योंकि गलतियों से ही बच्चा आगे सीखेगा। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह, ऐसा भी नहीं है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए साथियों। देखिए अधिगम का एक भाग होती है, यानी कि सीख, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अधिगम को कहते हैं साथियों सीखना। क्या कहते हैं? अधिगम का मतलब होता है एक तरीके से सीखना, यानी कि सीखने का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है। बिल्कुल आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी साथियों लाइक कर दीजिए और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। ये साथियों सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होती है। ये जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो क्या पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देगा? तो बच्चों से कभी नहीं कहना है कि भैया जो पुस्तकों में परिभाषाएं लिखी जानकारी है उनको कंठस्थीकरण कर लो, मतलब उनको रटो, रटने पर कभी जोर नहीं देना है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर लिखा है पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर गलत हो जाएगा। हमको आंसर 2 मिल चुका है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि जो परिवार होता है, आस पड़ोस होते हैं, ये आपके प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण होते हैं। तो परिवार आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्यालय की अगर बात करें तो द्वितीयक सामाजिकरण का उदाहरण होता है। अब उसके बाद देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है बताइए? तो अगर बात करें साथियों सक्रिय अन्वेषकों के रूप में साथियों देखा जाता है। सही जवाब जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो साथियों क्वेश्चन आपने जो सीडीपी के देखे, यानी कि जो शुरू के आपके 30 क्वेश्चंस थे ना साथियों वो सीडीपी के थे, और अब आने वाले 30 क्वेश्चन साथियों आप लोग जो देखेंगे वो किसके देखेंगे साथियों? वो ईवीएस के देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद साथियों 30 क्वेश्चन एक तरीके से हम लोग हिंदी के भी देखेंगे और मैथ के भी साथियों हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन एक तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं, आपके सामने है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, यानी कि जो शिकारी लोग हैं ना ये मगरमच्छ को क्यों मारते हैं, किस चीज के लिए मारते हैं? क्योंकि मगरमच्छों की त्वचा के लिए साथियों उनको मारा जाता है। तो इनकी त्वचा से बहुत सारे कई तरीके से साथियों बैग वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत तरीके में इनकी त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से के घोल से त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं, यानी कि जो आपका गुलाब जल होता है, ग्लिसरीन होता है, नींबू का रस होता है, इन सब को मिलाकर दादी लोग क्या करती हैं, इनके घोल से
त्वचा के रूखेपन को साथियों बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला, ठीक है ना, पक्षी साथियों अगर बात करें तो इसको सूर्य पक्षी कहते हैं, जो साथियों एक शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है, सूर्य पक्षी कहते हैं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, तो केरल के अगर बात करते केरल के कोझिकोड में, आपने सुना होगा, यानी कि कोझिकोड केरल में है। उसके बाद देखिए जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे क्या करते हैं, वे साथियों सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर 1 है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अन्न से भिन्न है बताइए। यानी कि अगर बात करें साथियों नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, इन सब से अलग अलग बात करते तो पहाड़ अलग हो जाएगा, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है। लिखा हुआ है साथियों एक तरीके से अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। तो यहां पर अगर साथियों बात करते देखिए स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल साथियों ऐसा होना चाहिए। रटने को प्रोत्साहित नहीं बल्कि रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल साथियों। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए, यानी कि किताबों का बहुत ज्यादा सहारा नहीं लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। स्कूल, घर, समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है, स्पष्ट जरूरी है कि भाई सीमा होना चाहिए कि स्कूल, घर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि जो मुझे सही लग रहा है वो ए बी सी सही लग रहा है और यही आपका सही होगा भी नहीं बल्कि है भी। उसके बाद देखिए क्योंकि यहां पर जो भी आपको आंसर बताए जा रहे हैं एक तरीके से ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है, तो क्षेत्र भ्रमण हो सकता है। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, तो साथियों अगर बात करें विवरण को कम किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों को विवरण बिल्कुल पसंद नहीं। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है साथियों, जो उसमें सबसे उम्र दराज मादा हाथी होती है ना, मादा हथनी होती है एक तरीके से बात करें तो ये हाथियों के झुंड की मुखिया होती है। उसके बाद देखिए पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है साथियों, बताइए। तो साथियों वो लौंग है, ये एक तरीके से पौधे का ही भाग है और दांत के दर्द के लिए उपचार के लिए एक तरीके से लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ईवीएस के सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ईवीएस का सीखना आधारित है, तो साथियों सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल साथियों ईवीएस का सीखना सरल से जटिल के सिद्धांत पर ही आधारित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कक्षा 5th के समय सम्यन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य, अच्छा सम्यन एक लड़का है, कक्षा 5th के सम्यन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, यानी कि अगर बात करें कोई एक कक्षा का एक विद्यार्थी है जो अपना होमवर्क नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, उसकी कठिनाइयों का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातचीत करेंगे, बिल्कुल साथियों। किसी दूसरे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा कर, ऐसा क्यों करेंगे, और माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह देंगे या उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे। तो सबसे बढ़िया आंसर जो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, बताइए। तो क्योंकि ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते, बिल्कुल साथियों। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा एक तरीके से कक्षा होती है इसमें प्रश्न क्यों पूछा जाता है, बताइए। तो अगर बात करें अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि बच्चे से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है यानी कि शिक्षक चाहता है कि बच्चों की जिज्ञासा बढ़े। उसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है, बताइए। तो साथियों
शिक्षक द्वारा देखिए व्याख्याएं अगर बताने लगेंगे ना तो बच्चे चले जाएंगे, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कक्षा निर्देशन नहीं, निर्देशन भी नहीं, किस्से का, बच्चों को किस्से कहानियां सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप साथियों क्या करेंगे, आप उनको मतलब किसी ना किसी जो चैप्टर है उसको एक तरीके से किस्से कहानियों के रूप में उनको समझाएंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोग देखिए आने वाले समय में एक तरीके से शिक्षक शिक्षिका ही बनने के पड़ाव में है और बनेंगे भी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको साथियों होना चाहिए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं, बार बार पेडागोजी ही आपसे साथियों पूछी जाती है। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है साथियों तो पेडागोजी पर आपको पकड़ बनानी ही होगी, सीटेट एग्जाम तभी आपका क्लियर हो पाएगा। चलिए, और सीटेट एग्जाम अगर क्लियर नहीं होगा तो वैकेंसी आएगी, उसको देखते रह जाओगे, उसमें फॉर्म भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो समझदारी इसी में है कि साथियों सीटेट एग्जाम में अभी जितने भी दिन बाकी हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना है और अपना एक सिलेक्शन निश्चित कर लेना है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों यहां पर पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल साथियों देता है, ये तो सत्य है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऐसा नहीं है साथियों, ये परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल। यानी कि पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर 2 वाला है साथियों ये सत्य नहीं है और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है साथियों, बताइए। यानी कि किस उद्देश्य से ऐसा किया जाता है? क्या बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करने के लिए ऐसा किया जाता है? बिल्कुल। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कि बच्चों को खोजने के अवसर के लिए साथियों ऐसा किया जाता है, बिल्कुल। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए, बिल्कुल। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करने की, विभेद नहीं करना है, तो ये आपका डी वाला नहीं होगा, यानी कि ए बी सी वाले आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, बताइए। तो क्या साथियों नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या सहभागिता। तो मैं कहूंगा साथियों कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना एक संकेतक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि 3 इसमें से उद्देश्य है, उनको बताइए। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, यह पर्यावरण का उद्देश्य है, बिल्कुल। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए, देखिए परिभाषाएं प्रदान करना या परिभाषाएं रटना, ये एक तरीके से पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन का। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह भी पर्यावरण का अध्ययन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य, दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते इसलिए थोड़ी ना करते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते इसलिए भी नहीं, विद्यार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते इसलिए भी नहीं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ये आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए तो किसके रूप में साथियों? प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर क्यों कराना चाहिए? इकाई के अंत में, पाठ के अंत में नहीं साथियों, प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हम देखेंगे साथियों क्या कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करता है, बिल्कुल। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करता है साथियों, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर केंद्रित करती है, नहीं साथियों, परिभाषाओं पर, व्याख्या पर बिल्कुल एक तरीके से केंद्रित नहीं है। तो ये नहीं हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए क्या?
तो अगर बात करें अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा, देखिए बहुत ज्यादा जब बच्चा होता है ना प्राथमिक स्तर पर, तो उनके आकलन में बहुत ज्यादा आप परीक्षाएं नहीं ले सकते, समय समय पर परीक्षाएं नहीं ले सकते, तो यह गलत हो जाएगा। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह, अब यहां पर तो प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य कह रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। देखिए बच्चे को हमेशा आपको खेल खेल में पढ़ाना है, किस्से कहानियों के द्वारा पढ़ाना है, ज्यादा बर्डन नहीं देना है, उनको याद करने पर जोर नहीं देना है, किताबी ज्ञान पर उनको जोर नहीं देना है, उनकी स्टडी को, उनकी पढ़ाई को बाहरी जीवन से आपको जोड़ के उनको पढ़ाना है। उसके बाद साथियों यहां पर लिखा हुआ है क्या कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डर को साथियों क्या कहा जाता है, कुछ सैकड़ों बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन फोल्डर को क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि किस प्रकार के विद्यार्थी अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं, बताइए। तो वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करेंगे, वो क्यों विद्यार्थी एक अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होंगे। वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। वे विद्यार्थी जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच ही नहीं कर सकते, तो जो अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते वो एक अध्यापक के लिए कैसे अधिगम के संसाधन हो सकते हैं। वे विद्यार्थी जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि वही बच्चे अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं। आंसर आपका जाएगा 4 के साथ। चलिए उसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है साथियों। तो अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है वो एक तरीके से पोर्टफोलियो का उपयोग करना ही है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, तो यहां पर अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए या पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान। देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षक होता है वो अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को हमेशा प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। किस पर? प्रयोगों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुल मिला के आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि एक होता है आपका जैविक घटक, एक होता है आपका साथियों जैविक घटक, ठीक है ना, और एक होता है आपका अजैविक घटक। एक होता है आपका अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब जिसमें जान है, जैविक घटक का मतलब जिसमें जान है, और अजैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जान नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है जैविक घटक नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जैविक घटक है। तो देखिए कवक आपके जो होते हैं, फंजाई जो होते हैं, ये आपके जैविक घटक कहलाए जाते हैं, ये आपके अजैविक घटक नहीं है, बाकी सारे अजैविक घटक हैं। तो कुल मिला के आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर 3 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने के लिए संबंधित है। तो मैं कहूंगा साथियों जो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड है ना, ये साथियों एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए साथियों तो अब अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपने सबसे पहले साथियों क्या देखा, आपने सबसे पहले साथियों सीडीपी देखा, ठीक है ना। सीडीपी के बाद साथियों आपने क्या देखा, सीडीपी के बाद साथियों आपने एक तरीके से ईवीएस देखी। अब साथियों कौन से आप लोग क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, अब आप लोग देखेंगे यहां से कौन से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, हिंदी के साथियों क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो एक क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है साथियों 1973, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 1973 में ही
प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। चलिए तो अब यहां से साथियों आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो अगर बात करें साथियों, देखिए हिंदी एक ऐसा विषय है और सीटेट की हिंदी थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा सा पेडागोजी इसमें ज्यादा आती है। तो हिंदी में 30/30 आप बहुत आराम से कर सकते हो, बाकी हिंदी में 30/30 आराम से कर सकते हो, सीडीपी में भी 30/30 आराम से कर सकते हो और मैथ में भी 30/30 आराम से कर सकते हो। और यहां से आप पढ़ोगे तो ईवीएस में बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा 26 से 27 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। बाकी आपका जो है संस्कृत वगैरह है, ठीक है ना, या जो इंग्लिश है, ठीक है, उसको भी साथियों बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। चलिए इसको देखिए, क्या यहां पर लिखा हुआ, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा विद्यालय की भाषा अलग अलग, यानी कि घर पे अलग भाषा बोली जाती है, विद्यालय में अलग भाषा बोली जाती है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद करेंगे? तो आप कैसे मदद करेंगे? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, या कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, या उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, या कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण देकर। अगर उसकी मातृभाषा में शिक्षण देंगे तो फिर और बच्चों को क्या होगा? तो आपको अगर ऐसी उलझन कभी आपके सामने आ जाए ना, तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जिस ऑप्शन में लिखा होगा बहुभाषिकता। तो कक्षा में आपको साथियों बहुभाषिकता का इस्तेमाल करना है, यानी कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करना है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है बताइए। तो साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ की अगर बात करते हैं 2005 वाली, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें समझ के साथ पढ़ना, यह पठन कौशल से इसका मतलब है। उसके बाद देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे ... का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा बताइए? यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे निजी भाषा का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इधर की उधर लगाने का मतलब से क्या होता है साथियों? तो चुगली करना इसका मतलब होता है, चुगली करना इसका मतलब होता है। उसके बाद देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें मधुरता में क्या है? प्रत्यय ता है, प्रभुता में भी ता प्रत्यय, हीनता में भी ता प्रत्यय, लेकिन यहां पर तो अलग ही प्रत्यय, ये एक तरीके से यहां पर प्रत्यय है। उसके बाद देखिए, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समधन कृति हो जाएगा, और समधन कृति कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। रोशनी का विलोम क्या होता है साथियों? तो रोशनी का विलोम सिंपल सा है भाई, रोशनी का विलोम अंधेरा हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बहुत समय आपको नहीं देना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में एक टारगेट आपका यह भी होना चाहिए कि प्रश्न को कम से कम समय में सही उत्तर आपको लगाना है। पांव उखाड़ने का मतलब क्या होता है? हिम्मत हारना होता है साथियों, पांव उखाड़ने का मतलब, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाता है। कक्षा 1 में लिखने से प्रारंभ होता है, तो लिखने से प्रारंभ होता है मतलब जो कक्षा 1 में लिखना जो है ना, ये अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है, ये चित्र बनाने से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने से शुरू से। देखिए कोई भी बच्चा कक्षा 1 में वाक्य कैसे शुरू में लिखने लगेगा? अक्षर भी नहीं, पहले तो वो चील बलौए बनाएगा। हम लोग कहते नहीं आसान भाषा में, भाई तूने तो चील बलौए बना दिए, वही उसका चित्र कहलाया जाएगा। यानी कि कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखिए, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं बताइए। तो ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं या एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं? तो ये साथियों भाषा कौशलों के बारे में अगर बात करें तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। स्किनर के अनुसार की अगर बात करें ना साथियों हम लोग, तो भाषा परिवेश से सीखी जाती है, या भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है, या भाषा एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो जो स्किनर कहते थे ना, स्किनर का कहना था कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक आपको महत्व देना होगा बताइए। अगर कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर है और आप उसको पढ़ना सिखाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको साथियों क्या करना होगा? रोचक कहानियां साथियों एक तरीके से कहना होगा, उसको पढ़ने के लिए सुनाना है, पढ़ना पढ़वाना है साथियों एक तरीके से, ठीक है ना। अगर आप उसको पढ़ना सिखा रहे हैं तो रोचक कहानी आप उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका किस चीज को दर्शाता है? तो ये स्ववर्तनी को दर्शाता है। सही जवाब आपका 2 के साथ जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने
का समर्थन डॉट 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 किया, यानी कि किसने किया, तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे वाइगोत्स्की ने किया। किसने किया साथियों, वाइगोत्स्की ने किया। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था, बल्कि बी नहीं बल्कि सी था। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया, तो वाइगोत्स्की ने किया। मैं बस देख रहा था कि ऑडियो वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है ना, तो 3 की जगह मैंने 2 बोल दिया। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, बताइए। तो सबसे ज्यादा साथियों व्याकरणिक नियमों पर थोड़ी ना आप बल देंगे, ना व्याकरण के ज्ञान पर देंगे, ना भाषा के ज्ञान पर देंगे, बल्कि भाषा के प्रयोग पर साथियों आपको सबसे ज्यादा बल देना होगा। उसके बाद देखिए हम भाषा के माध्यम से, अब यहाँ पर 2 खाली जगह हैं साथियों, आपको बताने कौन सी खाली जगह यहाँ पर आएगी। देखिए हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं, या हम भाषा के माध्यम से अनुभव और महसूस करते हैं, हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही होगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी, तो रीमा ने साथियों पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी, यानी कि सारी उसकी जो चीजें हैं वो एक तरीके से पोर्टफोलियो के अंतर्गत हैं। आंसर आपका जाएगा 1 के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए पहली कक्षा में डॉट 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 भी लिखना किसके अंतर्गत आता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, मैंने अभी आपको बताया था चित्र बनाना भी एक तरीके से लिखने के ही अंतर्गत आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है साथियों, बताइए। तो देखिए संदर्भ के अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो अक्षरों की पहचान आएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान करना, ठीक है ना। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करते हैं किसके साथ संबंधित है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों चॉम्स्की आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि अगर बात करें भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, तो चॉम्स्की के साथ संबंधित है। उसके बाद देखिए बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात कैसी है। तो ये बात साथियों क्या निंदनीय है या विचारणीय है, या ये बात अनुचित है, या ये स्वाभाविक है। तो ये बात तो साथियों स्वाभाविक होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट 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 और का अभिन्न अंग भी है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, बताइए तो कुल मिला के यहां पर और यहां पर कौन से शब्द आएंगे, सभ्यता और साहित्य आएगा। क्या साहित्य का अभिन्न अंग है साथियों, तो मैं कहूंगा नहीं, साहित्य का नहीं, चुनौतियों का भी, संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और यानी कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को लिखने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, 2 या 3 भाषाओं को रटने की या समझने की या पढ़ने की। तो मैं कहूंगा साथियों 2 या 3 भाषाओं को समझने, ठीक है ना, 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, या उसकी पठन क्षमता का आकलन। तो मैं कहूंगा साथियों उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अगर बात करें साथियों क्वेश्चन तो बिना कविता पढ़े ही आप सही कर सकते हो, तो अजय आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जिसे जीता ना जा सके तो उसे अजय कहा जाता है। निस्सीम शब्द में संधि की अगर बात करें तो कौन सी संधि है, तो निहिधन सीम हो जाएगी, यानी कि इसमें तो आपकी विसर्ग संधि है, इसलिए सही जवाब आपका 2 के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात शब्द क्या है साथियों, बताइए।
देखिए निपात की अगर जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा वाक्य को प्रभावपूर्ण बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं ये काम मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं कहूं, ये नॉर्मल सा वाक्य लगा, ये काम मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये कहूं ये काम तो मैं ही कर सकता हूं, तो यहां पर ही शब्द आ गया, और ही शब्द एक निपात शब्द होता है जो वाक्य को प्रभावपूर्ण बना देता है। तो आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है, लेकिन यहां पर जब क्या साथियों शब्द आ जाता है, जब एक तरीके से भी शब्द आ जाता है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो ये एक थोड़ा सा प्रभावपूर्ण वाक्य बन जाता है। आंसर आपका 1 के साथ जाएगा। विकसित शब्द में साथियों प्रत्यय क्या है, तो विकसित की अगर बात करते हैं इसमें इत प्रत्यय है, राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, बताइए। चलिए तो आपका राइट आंसर जो होगा, देखिए कहानी लिखना भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका नहीं है, घटना का वर्णन करना भी नहीं, सूत्र लेख है साथियों, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा 3 के साथ। चलिए आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार कैसा है सत्य, बताइए। तो ये विचार पूरी तरीके से सही है, ये विचार पूर्णता सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो 91 क्वेश्चन से साथियों आपके कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, आपके साथियों एक तरीके से बात करें तो मैथ के यहां पर क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं, और 30 क्वेश्चन साथियों आप लोग यहां पर मैथ के देखेंगे। तो मैथ की कैसी पेडागोजी आती है साथियों, आज यहां पर आप लोग देख लीजिए। चलिए यहां पर अगर बात करें 3 या 3 से अधिक रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहा जाता है, तो बहुभुज कहा जाता है। आंसर आपका 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है, बताइए। गणित में मानचित्रण के बारे में साथियों सही नहीं है। मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, बिल्कुल सही। मानचित्रण दिक् स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, बिल्कुल सही। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। मानचित्रण केवल अपने आसपास के मानचित्रण को आरेखन कर शामिल करता है, ये आपका गलत हो जाए, यहां पर केवल शब्द लग गया है। तो मानचित्रण के बारे में कौन सा सही नहीं था, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही नहीं था, नहीं सही था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अब उसके बाद देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, बताइए। तो अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। अभ्यास कराने के लिए इनमें से केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए, तो केवल बहुत से प्रश्न होने चाहिए, गलत हो जाएगा। यह आकर्षक और रंगहीन होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधियों द्वारा दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी कि अगर बात करें कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, तो मैं कह सकता हूं अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना, यह लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आविष्टित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, या अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, या छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर भी आपका साथियों यही हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर अगर बात करें गणित के एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे, बताइए। तो साथियों क्या परामर्श दे सकते हैं, बच्चों को अभ्यास के लिए एक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराना। ऐसा क्यों साथियों, अभ्यास के लिए तो एक ही पुस्तक सही है, ऐसा क्यों करना, बच्चों पर ज्यादा बर्डन डालना चाहते हो तो वो गलत हो जाएगा। अभिभावकों को परामर्श देना कि वह बच्चे को घर पर ट्यूशन तो बिल्कुल गलत है। कभी भी अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाए तो उसको जड़ से उखाड़ देना। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना, तो साल भर क्या किया जो कक्षा के अंत में ऐसा करोगे। तो 3 वाला आपका बिल्कुल सही और यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या है। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। फिर से पढ़िए, विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े, बिल्कुल,
दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां, यानी कि इधर से अगर काउंट करते हैं तो इधर से भी 19वां है और इधर से काउंट करते हैं तो इधर से भी 19वां है। देखिए अगर बात करें इधर से 19वां है और इधर से भी 19वां है तो इधर कुल मिला के 18 लोग होंगे इसके इधर, यानी कि इधर से 19वां है और इधर इसके कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। तो 19 और 18 साथियों कितने होते हैं, 8 5 16 17 और यह आपका 37 हो जाएगी, यानी कि पंक्ति में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं साथियों, 37 उपस्थित हैं और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए तो इस क्वेश्चन को साथियों देखिए और बता दीजिए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर साथियों प्राथमिक स्तर की बात चल रही है और गणित को पढ़ाने की बात चल रही है। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का एक भाग बनाना चाहिए, बड़े परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना चाहिए, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित और तैयारी करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सबसे जरूरी जो काम है वो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का अगर भाग बना दिया जाए साथियों तो ये सबसे अच्छा काम होगा, इससे बच्चा गणित सीख जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। तो यहां पर साथियों बात करें एक विभाजन के प्रश्न में भाजक की जब हम साथियों बात करते हैं तो भाजक जो है क्या लिखा हुआ है साथियों, एक सेकंड, हाँ भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल कितना है 5 है तो वो संख्या क्या होगी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है भाज्य संख्या क्या होगी। तो एक सूत्र होता है साथियों, आपने भी देखा होगा, वो सूत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भाज्य बराबर साथियों क्या होता है, भाजक। भाज्य बराबर साथियों क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल आपका हो जाएगा, ठीक है ना, भागफल हो जाएगा और प्लस आपका साथियों क्या हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर शेषफल हो जाएगा, प्लस आपका शेषफल हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि शेषफल 5 है, यानी कि शेषफल साथियों कितना है 5 है और कहा गया है कि भाजक जो है, यानी कि ये भाजक जो है भागफल का 5 गुना, यानी कि ये भाजक ये भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, यानी कि भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, यानी कि ये 10 है। और कहा गया था कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो साथियों ये 5 गुना किसका होगा, 2 का ही तो 5 गुना होगा, तो ये सीरीज बन गई। अब 10 गुना कितना हो जाएगा 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 25 साथियों आपका क्या आ जाएगा, 25 आपका साथियों जो आएगा वो एक तरीके से भाज्य संख्या ही तो आएगी और भाज्य संख्या ही आपसे पूछी गई तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं लिखा गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको साथियों बताना है। चलिए तो 5 क्रमागत संख्याएं कैसे बन सकती, एक क्रमागत संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी साथियों x प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस, यहां पर प्लस लगाते, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि एक संख्या ये, एक संख्या ये और एक संख्या ये। चौथी साथियों क्या हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी चौथी संख्या। पांचवी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। कहा गया है कि इन सभी 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 20 है, इनका योग कितना दे रखा है साथियों 20 है। चलिए तो कितनी बार x है, 5 बार x है 5x हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 3 3 6 6 और आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 5x प्लस 10 हो जाएगा बराबर आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ये 10 उधर चला जाएगा, यानी कि 20 माइनस 10 कितना बचेगा 10 बचेगा और x बराबर क्या आ जाएगा साथियों आपका 2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कहा गया था कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि इनका आपसे योग पूछा जा रहा है, ठीक है ना। x बराबर 2 है, कितनी बार x है तो 3 बार x है, यानी कि x कितनी बार x है, 3 बार x है 3x हो जाएगा और संख्याएं कितनी 1 और 2 यानी कि 3 है, तो इसका मान आपको निकालना है। x बराबर 2 है तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस आपका 3 यानी कि ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का सही जवाब बताने की साथियों कोशिश करिए आप लोग कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न, क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए ये 5/6 है कॉमा, ये 3/4 है, ये 1/2 है, ये 2/3 है, ये 3/5 है। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न बताइए कौन सी है। तो यहाँ पर अगर साथियों जब हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर कौन सी है, अगर हम देखें 5/6 भिन्न बड़ी है या 3/4 भिन्न बड़ी है, तो इसका कैसे कर सकते हैं। 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 तियां कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 20 बड़ा है, 18 बड़ा है, तो बिल्कुल साथियों 18 बड़ा है, यानी कि ये आपकी छोटी है एक तरीके से, ठीक है। 5/6 बड़ी। अब अगर मैं कहूं आपसे कि 5/6 बड़ी है या 1/2 बड़ी है या 1/2 बड़ी है, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 कम 6 हो जाएगा, तो 10 बड़ा है ना साथियों। तो ये वाली अभी भी बड़ी है, यानी कि ये मैं कह सकता हूं छोटी भिन्न है, ठीक है। उसके बाद 2/3 की जब हम साथियों बात करते हैं, देखिए अब मैं कहूं साथियों 5/6 बड़ी है या 2/3 बड़ी है, तो देखिए 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अभी भी इधर का बड़ा है, यानी कि अभी भी साथियों ये एक तरीके से बड़ी है। अब 3/5 की अगर बात करें तो 5/6 और 3/5 की जब हम बात करें तो 25 आ जाएगा। 5 पंजे 25 और 6 यहाँ 18 आ जाएगा। अभी भी साथियों वही बड़ी है, यानी कि जहां पर साथियों 5/6 शुरू में लिखा होगा वो आपका सही जवाब होगा। और 5/6 एक तो यहां पर लिखा है, एक यहां पर लिखा है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, तो इस 3/4 लिखा है, 3/4 है और 3/5 लिखा है। तो 3/4 3/5 देख लीजिए कौन बड़ी है। 3/4 और 3/5 में से को देख लीजिए कौन बड़ी है। 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 4 3 आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 3/4 बड़ी है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या सही नहीं है। अध्यापक के क्या लिखा हुआ साथियों, अगर बात करते हैं अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, तो ये तो साथियों सही है। विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, यह भी साथियों सही है। और विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर होता है, यह भी सही है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, देखिए ये स्वाभाविक नहीं होती साथियों। तो कुल मिला के ये सही नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर देखिए गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। फिर से पढ़िए प्रश्न को। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का इनमें से कौन सा सबसे जरूरी पहलू है। तो गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक से प्रस्तुत करना क्या बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा, तो मैं कहूंगा साथियों नहीं। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें या क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, ये साथियों नहीं होगा बहुत महत्वपूर्ण। पाठ्यपुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ये भी महत्वपूर्ण पहलू नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण पहलू आपका जो होगा साथियों वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर 2 वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ पर मैथ के आपने सिर्फ और सिर्फ 15 ही क्वेश्चन देखे, बाकी आपने 30 सभी के क्वेश्चन देखे। तो साथियों ये जैसा भी मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, थोड़े से क्वेश्चन कम थे इसमें, जैसे कि इंग्लिश के मैंने क्वेश्चन नहीं लिए, ठीक है ना, और जिनकी संस्कृत है उनके क्वेश्चन नहीं लिए। तो जैसा भी साथियों था वैसा था। तो कुल मिला के प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक साथियों जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयर आप करते हैं तो पता मुझे चलता है और अच्छा मुझे लगता है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।